हेलो कंपटीटर्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज है 25 जनवरी 2026। तो आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में हम लोग के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट्स हैं वो हम लोग देखेंगे। उससे बढ़ने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आपका स्वागत है मैप्स एकेडमी पे। और हमारा टेलीग्राम चैनल है मैप्स एकेडमी 24। एक छोटा सा हम लोग को मुहिम है आपका 1K का सब्सक्राइबर का। तो प्लीज़ जो भी आप लोग देखते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक और शेयर कीजिए और जुड़िए, ठीक है। 1K जो 1000 हमारा जो फर्स्ट बच्चा जो सब्सक्राइबर होगा उनके लिए हम लोग स्टडी गिफ्ट के तौर पे हम लोग कुछ गिफ्ट देने के लिए ये हम लोग का फैमिली की ओर से आप लोग को दिया जाएगा, ओके। और आपके लिए जो 14वीं जेपीएससी है और 72वीं बीपीएससी के लिए भी आपका बैच जो है आपका एमसीक्यू के तहत आपका हिस्ट्री पूरे डिटेल से आपका करवाया जा रहा है। एमसीक्यू, ठीक है। आपका पहले ब्रीफ जो भी टॉपिक रहेगा ब्रीफ में नॉलेज दिया जाएगा आपको, उसके बाद उसका एमसीक्यू किया जाएगा, ठीक है। लगभग आपका पॉलिटी का आज कंप्लीट होने वाला है। पॉलिटी का मतलब जो टॉपिक वाइज जो हम लोग का चल रहा था क्लास, वो आज नहीं तो कल एक क्लास और लगेगी, वो भी आप लोग देखिएगा। आज सुबह सुबह, कल नहीं वो मैं अपलोड कर पाया था, कुछ इंटरनेट इशू था, मैं कहीं और चला गया था तो इंटरनेट इशू हो गया था, इस कारण आपसे नहीं जुड़ पाया था, ओके। तो आज सुबह सुबह मैं उसे डाल दिया हूँ और एक क्लास आज और आपकी पॉलिटी की आज की डाली जाएगी और हिस्ट्री का भी अब स्टार्ट है, ठीक है। फिर हिस्ट्री जैसे ही पॉलिटी खत्म होगी आपकी ज्योग्राफी उसके जगह पे मैं करवाऊंगा टॉपिक वाइज। तो प्लीज़ आप लोग जुड़िए। और 14वीं जेपीएससी आपका बीपीएससी हो गया 72वीं और बीपीएससी एडीओ का एग्जाम होने वाला है, उन सब एग्जामों का प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हमारे साथ जुड़ के कर सकते हैं, ठीक है। आज का द हिंदू का मुद्दा हम लोग देखते हैं। और कल हमारा जो द हिंदू का क्लास था जो बीच में रुक गया था, मैं वो उतना ही आपका अपलोड कर दिया था। आज उसके बाद जो कुछ मुद्दे थे आपको क्वेश्चंस जो मैं दिखाने वाला था, जो आपको ये भी पता चल सके कि आप लोग जो पढ़ रहे हैं वो सही है या नहीं, वो आप लोग डिसाइड कर सकते हैं क्वेश्चंस को देख के, ठीक है। तो चलते हैं। हमारा पहला मुद्दा है, क्या कह रहा है कि होम मिनिस्ट्रीज ट्रैवल टू शोकेस न्यू क्रिमिनल लॉज। क्या कर रहा है, ग्रीन मंत्रालय जो अभी है वो 77वें जो हमारा जो गणतंत्र दिवस आपका मनाया जाएगा, तो उस परेड में जो है ना कर्तव्य पथ पर जो आपका दिल्ली में पर एक विशेष झांकी, ट्रेवल यू का मतलब होता है आपका झांकी होता है, ठीक है। तो वही प्रदर्शित करेगा ये तीन कानून को, ठीक है, जिसमें भारत में लागू हुए 3 नए आपराधिक कानून को उसमें क्या करेगा, परेड में दर्शाया जाएगा, ओके। तो ये भी आप याद रखिएगा कहाँ हो रहा है, कर्तव्य पथ दिल्ली में हो रहा है, तो ये आप याद रखिएगा, ओके। 77वें गणतंत्र दिवस इस बार मनाया जाएगा। कौन कौन कानून है ये भी देख लीजिए। तो पहला कानून है भारतीय न्याय संहिता, इंग्लिश में भी इसको क्या कहा गया है, ऐसे भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस इसका शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। और दूसरा क्या है हमारा, नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएस, ठीक है, BNSS, ठीक है। और फिर जो लास्ट है आपका थर्ड जो है आपका क्या हुआ, आपका थर्ड जो है साक्ष्य अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी BSA, ठीक है। जो किसके जगह पे आएगा, देखिए भारतीय जो न्याय संहिता है बीएनएस जो आएगा आईपीसी, और आईपीसी जो है आपका इंडियन आपका पिनल कोड जो है आपका, ये क्या है आपका 1860 वाले के जगह पे आएगा भारतीय न्याय संहिता। और क्रिमिनल प्रोसीजर जो कोड है वो आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा यानी BNSS के जगह पर, और इंडियन एविडेंस एक्ट जो था 1872 वाला वो आपका क्या है साक्ष्य अधिनियम के तहत ये आपका आएगा, ठीक है। तो ये जो तीनों कानून है इसको ये नए कानून से आपका रिप्लेस किया गया। आगे बढ़ते हैं। क्या है झांकी का उद्देश्य, क्या है, मतलब ये जो झांकी निकाल रहा है उसका उद्देश्य क्या है। इस झांकी का उद्देश्य यह दिखाना है कि भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली अब क्या है, मॉडर्न हो गया है, तकनीक आधारित है, समयबद्ध है, टाइम बाउंड में है और सिटीजन सेंट्रिक यानी नागरिक केंद्रित बन चुकी है। ये इसको प्रदर्शित करना है, इसका उद्देश्य है झांकी का। अगला जो आगे क्या कर रहा है कि एक और बात हुआ है यहाँ पे, ई साक्ष्य का बात कहा गया है। ई साक्ष्य क्या है, इस झांकी में जो है ना ई साक्ष्य को विशेष रूप से दिखाया जाएगा। तो ई साक्ष्य क्या होता है ये भी हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। ई साक्ष्य एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो अपराध स्थल की फोटो, ठीक है, फोटो आपका करेगा, वीडियो आपका और आपका ऑडियो एवं जीपीएस जो लोकेशन जैसे डिजिटल सबूतों को क्या करेगा, ये सुरक्षित
और वैध तरीकों से क्या करेगा, स्टोर करेगा यानी संग्रहित करेगा। तो ये भी आप याद रखिएगा। ई साक्ष्य का मतलब क्या हुआ, जो अपराध स्थलों की फोटो हो गया, ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, आपका जीपीएस लोकेशन हो गया, जैसे डिजिटल जो सबूत है ना उसको ये स्टोर करके रखेगा, वही कहलाएगा ई साक्ष्य। ओके, यह जो है आपका ना भारतीय न्याय संहिता का मतलब जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम के डिजिटल साक्ष्य को कानूनी मान्यता देता है। ठीक है, जो एविडेंस एक्ट है जो 1872 के जगह पे आया है, वही इसका क्या है आपका ये लेगा आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अगला आगे क्या कह रहा है कि ये महत्वपूर्ण क्यों बन गया है, तो ये हम लोग इसका महत्व देखते हैं क्या है। देखिए क्या है ना कि हमारा जो कानून जो था औपनिवेशिक कानून था, उससे क्या मिलेगा, हमारा मुक्ति मिलेगा। यह सुधार भारत की ब्रिटिश काल की दंड प्रणाली से बाहर निकलकर भारतीय सोच पर ये आधारित नया प्रणाली की ओर ले जाता है। तो ये हमारा क्या है, पहला इसका महत्व है। और आपका दूसरा जो महत्व है इसका क्या है कि जैसे न्याय में देरी में क्या होगा, कमी आएगी। देखिए भारतीय न्याय नागरिक सुरक्षा जो संहिता है आपका BNSS, उसमें FIR हो गया, जांच हो गया, चार्जशीट हो गया, ट्रायल हो गया आपका, ये क्या होगा आपका के लिए क्या है, समय सीमा तय की गई। पहले क्या था, समय सीमा तय नहीं किया गया था। तो इससे क्या होगा कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड की जो समस्या है उसका क्या होगा, समाधान होगा, यानी वो सॉल्यूशन मतलब उसका मिलेगा। ओके, अगला जो है कि तकनीकी न्याय व्यवस्था क्या है, तो अब क्या है ना कि जीरो FIR, ऑनलाइन FIR, ई साक्ष्य, फॉरेंसिक एविडेंस, ये सब क्या होगा आपका आपका क्या होगा, कानूनी रूप से अनिवार्य किया गया है इसमें। ठीक है, तो ये अब कानूनी रूप से अनिवार्य हो गया है। अगला जो हमारा क्या कर रहा है, चौथा जो इसका महत्व जो है आपका ना क्या आपका होगा, ये भी देखते हैं। नागरिकों के अधिकार मजबूत हुए, कैसे, पीड़ितों को केस की जानकारी, जांच की प्रगति, ऑनलाइन ट्रैकिंग का अधिकार भी अब मिल गया है। क्या क्या का अधिकार मिला है पीड़ितों को, केस की जानकारी प्राप्त करने की, जांच की प्रगति, क्या प्रोसेस हो रहा है इसका वो भी जानेगा, ऑनलाइन ट्रैकिंग कर सकता है। ये सब क्या है, अधिकार इसको दिया गया है, यानी नागरिकों का अधिकार अब क्या हुआ, मजबूत हुआ है। देखिए अब इसी पे मैं आपके लिए जो फर्स्ट मुद्दा का आपके लिए क्वेश्चंस लगाया हूँ, इस तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो क्या कह रहा है कि भारतीय न्याय संहिता ने किस कानून का आपका प्रतिस्थापित किया है, तो किसका किया है, इंडियन पिनल कोड। ठीक है, इंडियन पिनल कोड 1860 वाले को। ठीक है, ये प्रतिस्थापित यानी जगह लिया है, रिप्लेसमेंट किया है। और सेकंड जो है ई साक्ष्य किससे संबंधित है, तो ये ई साक्ष्य जो है ना डिजिटल जो आपका साक्ष्य संग्रह प्लेटफॉर्म से संबंधित है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, पहला का सी हो जाएगा और दूसरा का आपका बी हो जाएगा। तो ये आप याद रखिए, इसी तरीके से आपका क्वेश्चंस बनाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, हम लोग आपके लिए जो एक न्यूज़ आया था तो वो न्यूज़ नहीं लग पाया है, उसके लिए खेद है हमें। लेकिन आप देखिए खबर क्या था कि भारत ने नेशनल फ्रेमवर्क ऑफ फॉर मलेरिया एलिमिनेशन 2016 से 30 के तहत क्या किया है, 2030 तक क्या था कि मलेरिया को पूर्ण उन्मूलन करना है, जीरो इंडिजीनियस केस करना था। ठीक है, और 2027 तक देश भर में स्थानीय जो संक्रमण रोकने के लिए आपका क्या था, आपका यानी इंटरप्ट ट्रांसमिशन करना है का लक्ष्य रखा था। 2030 तक पूरे मतलब हटा देना है। ठीक है, उन्मूलन कर देना है। लेकिन 2027 तक जो है जो स्थानीय संक्रमण होता था ना, इंटरप्ट जो ट्रांसमिशन होता था उसका लक्ष्य रखा था रोकने के लिए। ओके, कि देखिए क्या है इसमें समझाया गया है क्या कि आपका 22 से 24 के बीच क्या हुआ है। देखिए 23 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज के 160 जिलों में जीरो इंडिजीनियस जो मलेरिया है केस दर्ज हुए हैं। ठीक है, जो क्या है बड़ी उपलब्धि है। WHO का एक मानदंड तय करता है कि किसको मिलेगा मतलब आपका एलिमिनेशन सर्टिफिकेशन। ओके, तो मलेरिया के लिए क्या किया गया, WHO के अनुसार न है कोई देश तभी मलेरिया से मुक्त माना जाएगा जब क्या होगा, जब क्या होना चाहिए, देश में लगातार 3 वर्ष तक कोई स्थानीय इंडिजीनियस मलेरिया संक्रमण न हो, पहला। दूसरा क्या हो कि और मजबूत सर्विलांस हो और रिस्पॉन्स टीम सिस्टम मौजूद हो। तो इसलिए क्या है आपका ये आपका क्या हो क्राइटेरिया बना दिया। ठीक है, पहला क्राइटेरिया कि 2-3 वर्षों तक लगातार कोई स्थानीय आपका मलेरिया संक्रमण न हो और मजबूत सर्विलांस और निगरानी हो और रिस्पॉन्स सिस्टम वहाँ पे मजबूत हो। 2025 तक जो है ना 47 देश को या क्षेत्र को WHO द्वारा आपका मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। तो ये भी आप याद रखिएगा।
अब यहाँ पे देखिए, पहले तो है कि हम लोग थोड़ा सा मलेरिया के बारे में जानते हैं। आपके लिए मलेरिया के लिए मैं आपके लिए लगाया हूँ, 1 मिनट, कहाँ पे है ये, जरूर कहीं ना कहीं पे आपके लिए हाँ देखिए, आपके लिए पहले मलेरिया समझने जरूरी है, ठीक है। ओके, देखिए क्या है मलेरिया। क्या है मलेरिया? एक संक्रामक रोग है। देखिए आज संडे है, संडे में ज़्यादातर आपका बीमारी से, साइंस से रिलेटेड कुछ मतलब मुद्दे लिखे जाते हैं, ठीक है। एक मुद्दा और था कि आपका मोदी जी बोले हैं कि यूथ को जो है ना जॉब के बारे में एक मुद्दा आया हुआ था, मैं वो आज नहीं करवा पाया क्योंकि उसमें थोड़ा सा और जानकारी मुझे लगा कि और जानकारी रहेगा तब मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। ठीक है, देखिए मलेरिया क्या है? एक संक्रामक रोग है जो क्या होता है, किससे फैलता है, ये आप याद रखिएगा, बहुत सारे एग्जामों में बना है। मादा इन्फ्लुएंजा मच्छर के काटने से फैलता है। यह मच्छर जो होता है ना प्लाज्मोडियम नामक एक परजीवी पैरासाइट में फैलता है, ठीक है, नामक परजीवी फैलाता है, ठीक है। कौन फैलाता है? ये मच्छर प्लाज्मोडियम नामक परजीवी फैलाता है। मलेरिया पैदा करने वाली परजीवी क्या है आपका प्रकार, इसका क्या है और महत्व क्या है, तो ये भी देखते हैं। देखिए प्लाज्मोडियम जो है आपका ये प्रकार हो गया, ठीक है, प्लाज्मोडियम फैलिसिपेरम, ठीक है। ये है सबसे क्या होता है, ये घातक होता है। ये क्या है? सबसे घातक होता है। तो याद रखिएगा प्लाज्मोडियम फैलिसिपेरम आपका क्या होता है? सबसे घातक होता है। ओके, और दूसरा क्या होता है? प्लाज्मोडियम विवैक्स, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा फैलाता है, ठीक है। फैलने वाला जो होता है ना सबसे ज़्यादा यही विवैक्स होता है। और एक होता है और पी मलेरिया, ठीक है, पी मलेरिया ये कम होता है, ठीक है। और एक और होता है पी ओवेल, ठीक है, पी ओवेल, तो ये जो होता है ना दुर्लभ होता है, ठीक है। पी आपका कॉन्वेलिस होती है, वेलिस होती है, ओके, नोवेलिस होती है, तो ये आपका दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है यही, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला जो हमारा है कि इसमें लक्षण क्या है, तो ये भी हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। लक्षण में इसमें क्या होगा ना कि आपका तेज बुखार आएगा, ठंडा लगेगा, सिर दर्द होगा, उल्टी होगा, एनीमिया, आपका गंभीर मामलों में मृत्यु भी इससे हो जाता है, तो ये भी आप याद रखिए। इसकी जो डायग्नोसिस यानी जांच होती है वो रैपिड डायग्नोसिस टेस्ट होता है, आरडीटी होता है। एक माइक्रोस्कोपी टेस्ट होता है, ठीक है, ब्लड स्मेर, और आरटीपीसीआर विशेष मामलों में। देखिए आरटीपीसीआर इसमें आपका जो न्यूज़ है इसमें बताया गया है, तो मैं आरटीपीसीआर के बारे में भी आपको जानकारी दूंगा, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा कि हम लोग कहाँ थे आपका, 1 मिनट, हम लोग थे कहाँ पे, आपका वर्तमान आपका स्थिति जानने था, ठीक है। यहाँ तक हम लोग आपका खबर तक पढ़ लिए थे। अब सेकंड जो है हमारा क्या चलना है आपका, यहाँ पे आएंगे, ठीक है। वर्तमान स्थिति में क्या है आपका भारत की वर्तमान स्थिति क्या है मलेरिया के लिए। देखिए वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2025 के अनुसार क्या है ना, संकेत और स्थिति बता रहा है। देखिए संकेत है 2015 से 2023 में क्या 80% से कम हुआ है, ठीक है, मतलब गिरावट आई है, ठीक है, 2015 से 23 के बीच में। WHO और HBHI जो ग्रुप है वो है कि भारत में 2024 में ये बाहर निकला, ठीक है, भारत 2024 में क्या है इससे बाहर निकल गया। और दक्षिण पूर्व एशिया में हिस्सेदारी जो है इसका क्या है 73%, दक्षिण पूर्व एशिया में हिस्सेदारी भारत का क्या है लगभग 73.3% केस भारत में ही है। तो ये कहीं ना कहीं हमारा दर्शा रहा है कि मलेरिया से उन्मूलन के लिए अभी भी हमारे पास चुनौतियां हैं। GTST टारगेट जो 2025 का है 75% कम ही आया है। भारत की उपलब्धि है कि 70% कम हुआ है 2024 तक, और हमारा 2030 तक है इसको एरिडिक्ट करना। तो ये भी आप याद रखिएगा, 2025 तक हमारा क्या था टीबी उन्मूलन, और 2030 तक आपका मलेरिया उन्मूलन। तो ये आप याद रख सकते हैं, क्वेश्चन इस तरीके से भी बनते हैं। एक चीज और यहाँ पे और आया है आपका, क्या आया है, एनुअल पैरासाइट इंसिडेंस। तो ये क्या होता है, एपीआई क्या होता है, यानी एनुअल पैरासाइट इंसिडेंस क्या होता है, किसी क्षेत्र में प्रति 1000 आबादी पर साल में मलेरिया के नए मामलों की संख्या क्या है, ठीक है। देखिए कैसे, मान लिया कि ये क्षेत्र है, ठीक है, तो इसमें आपके 1000 आबादी है, ठीक है, मान लिया कि 1000 आबादी है, तो उस पर नया मामला कितना केस आया है, मलेरिया का नया कितना मामला। तो ये आप याद रखिएगा, क्वेश्चन इसी तरह से बनाता है जैसे आपका कभी आपका बना देगा कि मातृत्व जो निकाला जाता है, मृत्यु दर कैसे निकाला जाता है। तो ये सब जो है आपको कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन में आते हैं, फंसाता है ऐसा क्वेश्चन, तो ये आप याद रखिएगा। और एपीआई लेस देन 1, ठीक है, एलिमिनेशन जो फेज होगा आपका ये ऐसे चलेगा, ठीक है। और जो जीरो केसेस है आपका प्रिवेंशन ऑफ क्या है री एस्टेब्लिशमेंट फेज होगा, ठीक है। और भारत की रणनीति क्या है,
भारत की रणनीति जो है, भारत के दो प्रमुख प्लान है, क्या है, जैसे नेशनल फ्रेमवर्क ऑफ मलेरिया एलिमिनेशन 2016 से 2030 तक है हमारा है, और दूसरा क्या है हमारा कि भारत नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर मलेरिया एलिमिनेशन 2023 से 27 तक, ठीक है। इसका जो रणनीतिक का 5 जैसे 2 आपका रणनीतिक प्रमुख प्लान है, ठीक है। पहला जो है 2016 से 30 तक, ये क्या करेगा, पूरी तरह से इरेडिक्ट करना है, मतलब एलिमिनेशन करना है, और ये रणनीतिक प्लान बनाया है कि 2027 तक तो है ना, इंडिजिनियस जो संक्रमण है उसको समाप्त करना है 2027 तक, और 2030 तक पूरी तरह से मलेरिया को समाप्त कर देना है। इसके 5 मुख्य स्तंभ हैं। तो पहला जो स्तंभ है हमारा देखा गया है, पहला क्या है, टेस्ट, ठीक है, टेस्ट करना है, इसको ट्रीट करना है, टेस्ट जांच करके अगर पता चला उसको ट्रीट करेंगे, फिर उसको क्या करना है, ट्रैक करना है, ठीक है। मतलब क्या है कि हर बुखार की जांच हो, तुरंत इलाज हो, फिर मरीज का डिजिटल ट्रैकिंग भी हो कि क्या है उसका, मतलब क्या हो रहा है, ठीक है। दूसरा क्या है कि मजबूत सर्विलांस सिस्टम बनाना है, एपीआई आधारित जिले का वर्गीकरण करना है, अर्बन प्लस रूरल जो है मॉनिटरिंग करना है, प्राइवेट डॉक्टर्स की रिपोर्टिंग देगा ये, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। तीसरा क्या है कि वेक्टर कंट्रोल यानी मच्छर नियंत्रण हम लोगों को करना है, ठीक है। कैसे, इंडोर रेसिडुअल स्पेयरिंग करें, मतलब स्पेयर जो स्प्रे जो होता है वो आपको छिटा जाता है बड़े बड़े शहरों में आपका, या छोटे शहरों में भी आप जो आता है ना धुआं धुआं जैसे उड़ाता है, वो स्प्रे टाइप का ये डोर टू डोर, मतलब घरों के अंदर जाके ये स्प्रे किया जाता है, ठीक है, छिड़काव किया जाता है। फिर लार्वा कंट्रोल करना है, फॉगिंग करना है, इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड इनेट्स लगाना है। तो ये सब ये क्या करेगा, वेक्टर कंट्रोल करने का तरीका है, ओके। और चौथा क्या है हमारा कि हाई रिस्क ग्रुप को पर फोकस करना है, जहाँ हाई रिस्क रहेगा मलेरिया का वहाँ पे क्या करा जाएगा, माइग्रेंट जैसे वर्कर हो गया, ट्राइबल एंड फॉरेस्ट एरिया हो गया, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हो गया, या अर्बन स्लम्स हो गया, यहाँ पे क्या होता है, हाई रिस्क होता है, तो वहाँ पे क्या करना है, फोकस सबसे ज्यादा यहाँ पे करके इसको एरिडिक्ट करना है, ठीक है, एलिमिनेशन करना है, ठीक। अब है कि मलेरिया में जो उन्मूलन में भारत के लिए क्या क्या चुनौतियां आने वाला है। तो पहला तो है ना कि माइग्रेशन जो है ना और सीमा पर संक्रमण में क्या है ज़्यादा पड़ता है, ठीक है। जैसे पड़ोसी जो राज्य होंगे, देश होंगे, जैसे नेपाल हो गया, म्यांमार हो गया, बांग्लादेश से संक्रमित लोग कम प्रभावित क्षेत्रों वाले में मलेरिया ला रहे हैं, जहाँ मतलब कम प्रभावित क्षेत्र है वहाँ इन राज्यों से और देशों से आता है, ठीक है। दूसरा क्या है कि शहरी मलेरिया जो है, जैसे तेजी से शहरीकरण हो रहा है, निर्माण स्थल हो रहा है, अपार्टमेंट की पानी टंकियां, स्लम्स हो गए, ये सब क्या है ना कि साफ पानी मच्छर पनपने का स्रोत बन रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं हमारा शहरी मलेरिया इसका कारण बढ़ रहा है। तीसरा क्या है चुनौती यहाँ पे, प्लाज्मोडियम जो विवैक्स का प्रभुत्व क्या होता है, अधिक होता है। भारत में अधिकांश केस इसी का है, किसका, प्लाज्मोडियम विवैक्स का। तो ये भी याद रखिएगा कंसेप्ट में, जब यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है कि भारत में जो है आपका ये सबसे ज्यादा किससे बढ़ रहा है, तो प्लाज्मोडियम विवैक्स से बढ़ रहा है, तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। इसमें क्या है, रिलेप्स जो है ना होता है, 14 दिन की दवा पूरी ना करने से भी संक्रमण दोबारा फैल जाता है, तो ये भी कहीं ना कहीं खतरनाक है, जो चुनौती का कारण बन रहा है, ठीक है, ओके। यहाँ पे चौथा क्या है, ड्रग रेजिस्टेंस। क्या होगा कि आर्टेमिसिनिन जो प्रतिरोध उभर रहा है, भविष्य में इलाज इसका मुश्किल हो सकता है, तो ये भी कहीं कहीं ड्रग रेजिस्टेंस का एक कारण बन रहा है, चुनौती बन रहा है। सर्विलांस में कमजोरी हो रहा है, जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल में कई बार रिपोर्ट नहीं करते हैं, डाटा एक्यूरेसी की भी कहीं ना कहीं समस्या होती है, ओके। और छठा भी जो हमारा है आपका क्या कर रहा है, 6 नंबर जो चुनौतियां हैं कि दुर्गम आदिवासी क्षेत्र हो गया, जैसे फॉरेस्ट एरिया हो गया, ट्राइबल पॉपुलेशन हो गया, हार्ड टू रिच विलेज हो गया, स्वास्थ्य सेवा में यहाँ क्या है, सीमित रहता है, लोगों की जागरूकता में भी कमी आती है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं चुनौती बन रहा है। अब भारत के लिए समाधान क्या है, तो यही है कि सर्विलांस को और मजबूत करना है, ठीक है। सभी सरकारी प्राइवेट डॉक्टरों के लिए मलेरिया रिपोर्टिंग अनिवार्य किया जाना चाहिए, डिजिटल रियल टाइम ट्रैकिंग करना चाहिए, ठीक है। सेकंड क्या करना चाहिए, अर्बन मलेरिया स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए, माइग्रेंट वर्कर की ट्रैकिंग करने की आवश्यकता है। तो ऐसे करके ये किया जा सकता है समाधान। इसका प्लाज्मोडियम जो विवैक्स पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो ये सब क्या है, कहीं ना कहीं समाधान में ये काम देगा, ठीक है। आपका ड्रग इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंस कंट्रोल करने की आवश्यकता है, क्रॉस बॉर्डर कॉपरेशन की आवश्यकता है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन करने की भी आपका आवश्यकता है, और WHO का जो मानक है उसके अनुसार क्या करना, तैयारी करना जरूरी है, ठीक है। तभी आपको भारत को क्या मिलेगा, आपका
सर्टिफिकेट मिलेगा मलेरिया उन्मूलन का। ओके, इस पे आंसर है मतलब सॉरी क्वेश्चन है यूपीएससी का, देखिए आपको दिखाने के लिए लाया हूँ। यूपीएससी में 2014 में पूछा है कि मलेरिया के प्रसार के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। देखिए पहला क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है क्या कि आपका केवल नगर एनोफिलीज मच्छर मलेरिया फैलाता है, क्या ऐसा है? तो ऐसा नहीं है, केवल मादा एनोफिलीज मच्छर फैलाती है, ठीक है, सभी प्रकार का मच्छर मलेरिया दूषित जल फैलाता है। यहाँ पे है ना केवल मादा एनोफिलीज जो है एनोफिलीज मच्छर ही फैलाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे लिए सही हो जाएगा। और सेकंड क्या है, देखिए 2018 का मॉडिफाई किया गया है क्वेश्चन से कि मलेरिया किसके कारण होता है, तो ये परजीवी प्लाज्मोडियम के कारण होता है। विवैक्स जो होता है वो प्लाज्मोडियम होता है, तो इसके कारण होता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला हमारा आज का नेक्स्ट जो है हमारा मुद्दा वो क्या कर रहा है, देखिए फिर से आपका आ गया है निपाह स्केयर, ठीक है, यानी निपाह वायरस के बारे में। देखिए आरटीपीसीआर टेस्ट जो है डन ऑन बैट्स एट कोलकाता जू। क्या किया गया ना कि निपाह वायरस, देखिए आज जो आपका द हिंदू आता है ना वो पूरी तरीके से साइंस से ही आपका बीमारियों से ही आता है, ज़्यादातर मुद्दा यही पढ़ने लेके रहता है। और हमारे क्वेश्चंस में एग्जाम के क्वेश्चंस भी बनते हैं इसी से, तो देखते हैं क्या है खबर। निपाह वायरस के संभावित खतरे को देखते हुए कोलकाता के अलीपुर जो है चिड़ियाघर में चमगादड़ की आपका बैट्स की आपका आरटीपीसीआर जांच कराई जा रही है। एक यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन बन सकता है कि आरटीपीसीआर किसके लिए होता है, तो आप ये भी जानिएगा किसके लिए, निपाह वायरस के लिए। ओके, तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बन गया आपका, तो ये भी याद रखना है। यह जांच जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल जो रिसर्च की टीम द्वारा की गई है। इससे क्या है, पहले आपका उत्तर 24 परगना जिला ये इतना हमारे लिए आपका जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट्स हैं क्या है, आपका निपाह वायरस है, ठीक है। देखिए निपाह वायरस जो है ना क्या होता है, आपका निपाह वायरस जो होता है आपका, एक मिनट, कि एक जेनेटिक वायरस है, ठीक है। निपाह वायरस एक जेनेटिक वायरस है, यानी यह जानवरों से मनुष्यों में फैलता है, ठीक है। यानी यह क्या होता है, जानवरों से मनुष्यों में फैलता है। जेनेटिक मतलब होता है कि जानवरों से क्या होगा, मनुष्य में फैलेगा, ठीक है। यह एक घातक वायरस है जो मस्तिष्क और फेफड़ों को क्या कर रहा है, प्रभावित करता है, ठीक है। अब पहली बार जो ये निपाह वायरस देखा गया था ना, कहाँ पाया गया था, 1998 से 99 के बीच में मलेशिया में पाया गया था, तो ये भी आप याद रखिएगा। भारत में पहली बार कहाँ पाया गया था, तो भारत में भी ये 2001 में पाया गया है, ये आपका सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल में। तो ये भी देखिए 1998-99 मलेशिया में है था, लेकिन भारत में 2001 में आया है, तो ये भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चंस इसी तरीके से बनाता है, ठीक है। अब इसका प्राकृतिक स्रोत क्या है, नेचुरल जो रिजर्वायर जो है हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। फल खाने वाले जो चमगादड़ होते हैं ना, आपका पेट्रोपस जो स्पेसीज होते हैं, ये कहीं ना कहीं इसका रिजर्वायर माना जाता है। क्या करता है कि ये स्वयं बीमार नहीं होते, लेकिन वायरस को क्या करते हैं, फलों, लार, मूत्र के जरिए ये फैला देते हैं। तो कहीं ना कहीं इनका लार मूत्र जैसे संक्रमण कैसे फैलता है, देखिए माध्यम जो है ना आपका, देखिए माध्यम इसमें बताया गया है कि कैसे फैलता है। माध्यम हो गया और इसका उदाहरण हो गया, ठीक है। देखिए माध्यम क्या है, चमगादड़ से इंसान में फैलेगा, कैसे दूषित फल खाएगा चमगादड़, ताड़ का रस अगर करेगा तो क्या होगा कि ये इंसान में फैल सकता है। मान लिया कि चमगादड़ इसको दूषित कर दिया और ताड़ का रस को, और इंसान इसको पी लिया, तो क्या होगा, फैल जाएगा। जानवर से इंसान में यहाँ पे कैसे फैलेगा, जैसे संक्रमित सुअर हो गए, घोड़े से जानवर से इंसान में फैल गया, इंसान से इंसान में भी फैलता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। खांसी हो गया, शरीर में द्रव हो गया, अस्पताल में हो गया, तो इससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं उसके संपर्क में आने से एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैल सकता है। लक्षण क्या होगा इसमें, देखिए लक्षण जो होगा आपका यहाँ पे बहुत सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे तेज बुखार हुआ, सिर दर्द हुआ, उल्टी हुआ, सांस लेने में परेशानी हुआ, मस्तिष्क की सूजन हुआ, इंसेफ्लाइटिस जो रोग होता है ये भी कहीं ना कहीं इसके कारण ये लक्षण माना जाता है। कुआं में चला जाता है, मृत्यु हो जाता है। देखिए मृत्यु इस दर जो है ना, आपका मोर्टेलिटी रेट जो है आपका लगभग आपका 40 से आपका 75% तक मृत्यु दर है, तो ये भी कहीं ना कहीं आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। और क्या है, जांच जो होता है ना, इसका जांच याद रखिएगा। पहला हो गया आरटीपीसीआर टेस्ट, दूसरा जो एलिसा का क्वेश्चन बन चुके हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा। थर्ड जो है आपका वायरस आइसोलेशन है, तो ये भी कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही बेनिफिट है ये
आप एक बार मेरे साथ जुड़िए, आप लोग पढ़िए, देखिए आप लोग के लिए बहुत अच्छे से मैं करवाता हूँ। ये भी देख लीजिएगा, जहाँ आपको सर्च कर लीजिएगा आप जाकर कि क्वेश्चंस आए हैं या नहीं। देखिए आरटी-पीसीआर टेस्ट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर्स चेन रिएक्शन, ठीक है। तो ये हो गया आपका फुल फॉर्म। क्या करता है ये टेस्ट वायरस के आरएनए और डीएनए को पहचानता है। या आरटी-पीसीआर जो होता है ना, जो वायरस के आरएनए या डीएनए को पहचानेगा। अगर शरीर में वायरस मौजूद होता है तो क्या करता है, उसे बहुत शुरुआती अवस्था में ये पकड़ लेता है। ये कैसे काम करता है? जैसे सैंपल लिया, जैसे नाक का, गला का, खून का, ये सैंपल लिया। अब वायरस के आरएनए को डीएनए में बदला जाता है। वायरस के आरएनए को डीएनए में बदला जाता है, उसे कई गुने बढ़ाया जाता है। मशीन उसे डिटेक्ट कर लेती है। और इसका किस लिए उपयोगी होती है? जैसे ये जो आरटी-पीसीआर जो टेस्ट होता है ना, ये कोविड में भी होता है, निपाह वायरस में भी होता है, एचआईवी में भी होता है, इन्फ्लुएंजा में भी होता है। और एक्टिव इन्फेक्शन का इनका जो एक्टिव रहता है, इसका पता चलता है। तो आरटी-पीसीआर ये 4 चीज़ों के लिए बेनिफिट, मतलब इसका चेक का है। तो ये भी आप याद रखिएगा, जहाँ पे आपका क्वेश्चंस आ जाएगा कि इनमें से किसके लिए आरटी-पीसीआर मतलब जाँच नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको अगर लिख देगा आपका डेंगू के लिए अगर बोल दिया, तो डेंगू के लिए ये नहीं किया जाता है। तो ये आप याद रखिएगा, इनमें से कौन नहीं है। इस तरीके से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। देखिए अब दूसरा जो है आपका एलिसा टेस्ट है। एलिसा का पूरा नाम है जो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट, इम्यूनो सॉर्बेंट एसी, ठीक है। तो ये अब क्या करता है, ये टेस्ट जो होता है ना, शरीर द्वारा बनाए गए एंटीबॉडीज या एंटीजन को, और जो आरटी-पीसीआर का है डीएनए या आपका आरएनए को चेक करता है, आरएनए को पहचानता है। और ये क्या करता है, एंटीबॉडीज एंटीजन को पहचानता है। यानी बताता है क्या क्या कि आपको पहले संक्रमण हुआ था या आपको बॉडी वायरस के खिलाफ लड़ चुकी है, ये बताता है आपका एलिसा। किसके लिए उपयोगी है ये भी डाल लीजिएगा, एचआईवी के लिए, ठीक है, हेपेटाइटिस के लिए, निपाह के लिए और कोविड के लिए, ठीक है, एंटीबॉडी टेस्ट के लिए। पास्ट इन्फेक्शन यानी इम्यून जो रिस्पॉन्स है उसको इससे पता चलता है, किससे? एलिसा से। तो ये भी आप याद रखिएगा, ओके। अब यहाँ पे हमारे लिए क्वेश्चंस हैं। देखिए आपका क्वेश्चंस लगाया गया कि निपाह वायरस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह क्या है, एक जेनेटिक आपका रोग है, सही है। दूसरा क्या है कि यह केवल सुअरों से मनुष्य में फैलता है, ऐसा नहीं है। आपको बैट से भी फैलता है, चमगादड़ से भी फैलता है, इंसान से इंसान में भी फैल सकता है। यह मस्तिष्क की सूजन पैदा करता है, तो ये भी इंसेफेलाइटिस जो है बीमारी, ये भी फैल सकता है। तो यानी एक और मेरा 3 जो है यहाँ पे सही है, ठीक है। तो ये हमारे लिए कौन सा होगा, 1 और 3, यानी बी ऑप्शन सही होगा, ओके। आगे चलते हैं। अगला जो खबर है, देखिए इसमें फिर से नहीं लग पाया ऊपर का, तो सॉरी उसके लिए। क्या मैं करूं, अभी थोड़ा सा मेरे पास दिक्कत है कुछ चीज़ों का, तो नहीं हो पाता है। ये क्या है कि एक नई अंतर्राष्ट्रीय जेनेटिक स्टडी आपका जेनोमिक आपका साइकेट्री जो है में पाया गया है कि जो सिजोफ्रेनिया है ना, सिजोफ्रेनिया और हड्डी की कमजोरियां, जो एस्ट्रोरोपिस और सिजोफ्रेनिया आपका फ्रजाइल बोन के बीच साझा अनुवांशिक जेनेटिक संबंध हो सकता है। ये स्टडी में पता लगा है, किसके किसके बीच, आपका सिजोफ्रेनिया और हड्डियों की कमजोरी के बीच, ठीक है। अनुवांशिक मतलब संबंध हो सकता है। क्या होता है सिजो आपका फ्रेनिया, ठीक है। सिजोफ्रेनिया क्या होता है ये हम लोग देखते हैं। सिजोफ्रेनिया एक गंभीर मानसिक विकार है, मेंटल डिसऑर्डर है, जिसमें क्या होता है, व्यक्ति सोच, भावनाएं, व्यवहार, वास्तविकता को समझने की क्षमता को क्या कर देता है, उसको प्रभावित कर देता है। और इस रोग में व्यक्ति वास्तविक और काल्पनिक चीज के बीच में अंतर नहीं कर पाता कि क्या काल्पनिक है और क्या वास्तविक है। तो ये आप याद रखिएगा। इसी तरह का जो क्वेश्चन है ना, आपको बनाया जाता है इसी तरीके से। आपका यूपीएससी में इसी तरीके का आपका पूछा जाता है, और कोई भी एग्जाम में अधिकतर एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा। इसका प्रमुख लक्षण क्या है और इसका प्रकार क्या है। देखिए लक्षण जो है ना आपका, प्रकार और लक्षण, देखिए जैसे भ्रम हुआ तो इसका लक्षण क्या हुआ, इसमें लगेगा ना कि बिना आधार के कोई है अजीब विश्वास होता है, जैसे कोई पीछा कर रहा है। मति भ्रम हो गया, जैसे ऐसे आवाज सुनने या चीजें देखने को वास्तव में नहीं है वो इसको सुनाई देता है। अव्यवस्थित सोच होगा, जैसे बातों को आपस में संबंध ना होना, मतलब कुछ भी बोले जा रहा है या कुछ भी सोचे जा रहा है, ठीक है। भावनाओं की कमी होना, ना इसको खुशी होगा, ना दुख होगा, ना डर होगा। तो ये कहीं ना कहीं आपका सिजोफ्रेनिया का ये बीमारी का ये बताता है, लक्षण बताता है, ठीक है। सामाजिक दूरी हो जाता है, लोगों से कट जाता है, ठीक है। ये क्यों होता है, इसका कारण जो है क्या है,
देखिए कारण इसको पूरी तरह स्पष्ट नहीं हुआ, लेकिन प्रमुख जो कारण बताया जाता है जैसे जेनेटिक हो गया, ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया, दिमागों में रासायनिक डोपामाइन आदि का असंतुलन, बैलेंस ना होना। देखिए डोपामाइन के कारण ही हम लोग को जो हंसने का, खुशी का, ये डोपामाइन के कारण होता है, ठीक है, किसी चीज का इच्छा करना, ठीक है। मस्तिष्क की संरचना में अगर कोई बदलाव होता है तब या इन्वायरमेंटल स्ट्रेस हो गया तब, ठीक है। ये कब शुरू होता है? अक्सर जो देखा जाता है ना, ये बीमारी आपका 18 से 30 वर्ष की उम्र में ये बीमारी देखा जाती है, यानी युवा अवस्था में ये शुरू होता है। इसका क्या इलाज है? तो पूरी तरह से ठीक नहीं ना भी हो, लेकिन दवाओं और थेरेपी से नियंत्रित किया जा सकता है। और इसमें और क्या है आपका कि इलाज में जैसे हो गया एंटी साइकोटिक दवाएं जो होता है आपका, वो आपका यहाँ पे चला के इसको ठीक किया जाए, काउंसलिंग हो गया, सामाजिक सहयोग के द्वारा इसको ठीक किया जा सकता है। ओके, अब यहाँ पे जो हमारा मुद्दा था ना, वो हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि क्या बता रहा था। जो अध्ययन हुआ है कि सीजोफ्रेनिया और कमजोर हड्डियों का संबंध कैसे है, क्यों है, ये हम लोग पहले जानते हैं। देखिए पहले से ही देखा गया था ना कि सीजोफ्रेनिया के मरीजों में कि हड्डियां कमजोर होती हैं, फ्रैक्चर का जोखिम ज़्यादा होता है। इसके कारण क्या होता है? एंटी साइकोटिक दवाओं का लंबे समय तक उपयोग, ठीक है। इसका कारण क्या है कि लंबे समय तक आप दवा का उपयोग कर रहे हैं, हार्मोन असंतुलन है आपका, आपका शारीरिक निष्क्रियता है, धूम्रपान आप कर रहे हैं, विटामिन डी का आपके पास कमी है, तो ये कहीं ना कहीं आपका ये पहले ये था, ठीक है। लेकिन यह नया अध्ययन बताता है कि यह संबंध केवल जीवन शैली का नहीं बल्कि जीन से भी जुड़ा हुआ है। पहले तो ये माना जा रहा था कि हार्मोन संतुलन और शारीरिक निष्क्रियता होगा, धूमपान की कमी से हो रहा है, विटामिन डी की कमी से है। लेकिन जो नया अध्ययन हुआ ना, जीवन शैली मतलब केवल जीवन शैली का संबंध नहीं है, बल्कि क्या है कि जीन जो जेनेटिक है ना, जीन जो आपके अंदर होता है जिसके कारण आप हैं, वो उसके कारण भी ये जुड़ा हुआ है। ये आपका नया जो है आपका अध्ययन बनाता है। क्या है नई जेनेटिक खोज, क्या कहती है? अध्ययन में क्या किया गया ना कि सीजोफ्रेनिया जो है और हड्डियों को मजबूती से क्या है, हड्डियों की मजबूती से जुड़े कुछ डीएनए जो है आपका रीजन्स जो आनुवंशिक क्षेत्र एक जैसे पाए गए हैं। तो ये पहले नया में इसका मतलब क्या हो गया? मतलब यह नहीं है कि एक जीन दोनों रोग पैदा करता है, ऐसा कहीं नहीं है, बल्कि इसका मतलब ये हो गया ना कि आपका कि कुछ जीन शरीर में ऐसे रास्ते जो पाथवे को प्रभावित करता है, जो दिमाग और हड्डियों को दोनों पर असर डालता है, उसको प्रभावित करता है, तो ये ज्यादा खतरनाक हो जाता है, ठीक है। और आपका एक और चीज यहाँ आया है हिल बोन, ठीक है, एड़ी का हड्डी क्यों महत्वपूर्ण होता है, ये भी हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। ऐसे मजबूत जेनेटिक संबंध हिल बोन जैसे आपका मिला है, ठीक है। कारण क्या है इसका कि यह शरीर का वजन सहता है। हिल जो बोन होता है आपका शरीर का पूरा वजन हम लोग का कहाँ पड़ता है? एड़ी पे भी पड़ता है। पूरे शरीर का मेटाबॉलिज्म का और विकास से जुड़ी होती है। और ये सीजो आपका सीजो निया जो है आपका से जुड़ी जैविक प्रक्रियाओं से भी ये क्या होता है? प्रभावित होती है, हो सकती है। चिकित्सा व्यवस्था में समस्या क्या है इसके लिए? तो विशेषज्ञों के अनुसार माना जा रहा है कि मानसिक रोगों की हड्डियों की जांच नियमित रूप से नहीं होती है और सिजोफ्रेनिया का आपका इलाज करने वाले डॉक्टर क्या है गिरने पर ध्यान देते हैं, फॉल्स पर ध्यान देते हैं, लेकिन लंबे समय की बोन डेंसिटी लॉस पर नहीं देते हैं। इससे क्या होता है? मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ के बीच में गैप बन जाता है। अब यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चंस लगाए गए हैं कि सिजोफ्रेनिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला जो कथन हमारा क्या कह रहा है कि यह मानसिक विकार है जिसमें व्यक्ति वास्तविक से संपर्क खो देता है और इसमें भ्रम जो है डेल्यूसियंस और मति भ्रम हेलुसिनेशन हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा थर्ड है कि ये केवल बचपन में होने वाला रोग है। नहीं, ऐसा नहीं कि बचपन में नहीं होता है, ये आपका युवा अवस्था में होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, इसके लिए सही हो जाएगा। अगला जो देखिए आपका कल का जो सेबी का मैं करवाया था आपको, सेंट्रल एक्सचेंज बोर्ड ऑफ आपका इंडिया, उसके क्वेश्चंस जो थे जो आपको दिखाना था कि कहाँ से मैं पढ़ाता हूँ और आपका यूपीएससी में आया है या नहीं आया है, वो देखिए यूपीएससी सीएससी जो 2014 जो है प्रीलिम्स उसके से उसका जो क्वेश्चन है पीवाईक्यू है, जो क्या बोल रहा है देखिए, निम्नलिखित में से भी कौन से कार्य सही है, ठीक है। देखिए शेयर बाजार का नियमन करता है, निवेशक शिक्षा का प्रचार करता है, तो ये दोनों जारी और मुद्रा जारी करता है, तो ये मुद्रा जारी नहीं करता नहीं है। एक और दो दोनों सही है, आपका थर्ड वाला रॉन्ग है। देखिए आपका जो हम कल पढ़ाए थे ना, वो आपको कहीं ना कहीं
कहीं आपका अलग से नहीं पढ़ा रहा हूँ यार, जो यूपीएससी में आ रहा है आपका इसका क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। जब इतने हाई लेवल का क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ तो आप पढ़ तो इसी के लिए रहे ना। तो ये अब देख लीजिए, 1 और 2 हमारा सही यहाँ पे, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है देखिए, 2021 में फिर से आपका सेवी के बारे में पूछा है कि देखिए सेवी का प्राथमिक कार्य क्या है। तो प्राथमिक कार्य जो है, प्राइमरी वर्क क्या है इसका सेवी का, तो ये कहीं ना कहीं बताइए आप। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारतीय जो प्रतिभूति बाजार का नियमन करता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो मैं आपको ये भी दिखा दिया कि कहाँ से है। और कल का जो हमारा जो न्यूज़ था, ये देखिए आपका क्या है कि स्ट्रेटेजिक विजन ऑफ नेताजी हैज लेसन फॉर कंटेम्प्ररी इंडिया। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि हमारा जो सीडीएस के अभी जो चीफ हैं आपका जो चीफ ऑफ डिफेंस है सीडीएस का, जनरल अनिल चौहान, उन्होंने कहा है कि आपका चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो इसका फुल फॉर्म होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इन्होंने क्या कहा कि नेताजी अनिल चौहान जी ने क्या कहा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के रणनीतिक दृष्टिकोण और राजनीतिक डिप्लोमेसी सैन्य नेतृत्व के बीच एकीकृत नजरिया को समयोचित बताया। ठीक है, कौन? अनिल चौहान ने क्या कहा है कि यह संबोधन उन्होंने नेताजी के जयंती पर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जेएनयू में कहा। 23 जनवरी को ना आपका शौर्य दिवस भी मनाया जाता है, पराक्रम दिवस भी मनाया जाता है, किनके नाम पे? आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जयंती पर। ठीक है, उन्होंने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय जो सेना है आपका इंडियन नेशनल आर्मी जो है का योगदान अब तक पूरी तरह से मान्यता नहीं मिला है। आईएनए को पूरी तरह से अभी तक भी इनका योगदान का मान्यता नहीं मिल पाया है। इनका मुख्य बिंदु क्या है, ये मेन पॉइंट क्या है, तो ये क्या बोलते हैं कि नेताजी का जो है एकीकृत दृष्टिकोण कैसे बताया है कि नेताजी ने राजनीतिक लक्ष्य, कूटनीतिक और सैन्य संचालन को एक सूत्र में पिरोया था। ठीक है, बॉस ने, जिनको सुभाष चंद्र बोस जो बोला जाता है, बॉस ने सरकार बनाया, ठीक है, सेना का गठन किया, अभियानों का योजना बनाई, गठबंधन किए, लॉजिस्टिक का प्रबंध किया, और ये क्या है, ये क्लासिक मिलिट्री लीडरशिप का उदाहरण बताता है। ठीक है, तो इनको कहीं ना कहीं जो पहला है कि नेताजी का एकीकृत जो दृष्टिकोण ये बतलाता है। ठीक है, अगला जो ये बोल रहे हैं सेकंड में क्या बोल रहे हैं कि आईएनए का जो इंडियन नेशनल आर्मी का महत्व क्या है, ये बताते हैं। दूसरा का कि आईएनए जो है, आईएनए जो है सर्वाधिक हताहत दर, हाईएस्ट एट्रिशन झेली है, हताहत दर झेली है। यह किसी भी सेना द्वारा आपका सामना की गई उच्चतम दर मानी जाती है। मतलब कोई भी इतना सेना जो सामना कर रहा है वो उच्चतम दर माना जा रहा है, हाई रेट माना जा रहा है। ओके, और आईएनए ने क्षेत्र, जाति, धर्म, लिंग की बाधाओं को पार करते हुए एकता का प्रतीक स्थापित किया था आईएनए ने। ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस जो है आपका स्टाफ का मानना है, सीडीएस को मानना है कि आईएनए का योगदान पूर्ण इतिहास अभी तक उचित रूप से स्वीकार नहीं हुआ है। तो ये कहना है आपका अनिल चौहान का। और जो सीडीएस है, अभी सीडीएस के प्रमुख है। और देखते हैं कि अगला जो ये इन्होंने बोले कि रणनीतिक और कूटनीतिक सीख क्या है इनका, तो ये भी हम लोग थोड़ा सा देखते हैं क्या बोल रहे हैं कि नेताजी की स्वदेशी जो सशस्त्र निर्माण सोच था 1944 में ही था, को आज के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण से जोड़ा गया है। ये पहले ही बोले थे 1944 में ही कि हमारे देश में ही आपका सशस्त्र निर्माण हो, मतलब ठीक है, आपका हथियार जो है आपका मतलब भारत में ही निर्माण किया जाए। जापान के साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह की कूटनीति बातचीत, आज का भारत का पहला सॉवरेन क्षेत्र जो शहीद स्वराज के रूप में मान्यता प्राप्त है, उसको सॉवरेन क्षेत्र के रूप में मान्यता अभी भी प्राप्त है, जो उन्हीं के नाम पे। ठीक है, स्वराज द्वीप और शहीद द्वीप। अगला जो बता रहे हैं कि चौथा क्या बताए थे इन्होंने कि भविष्य का रणनीति क्या है। सीडीएस ने कहा कि कोई अस्थाई मित्र या सहयोगी नहीं होता। ठीक है, कोई अस्थाई मित्र या सहयोगी नहीं, कोई अस्थाई मित्र या सहयोगी नहीं होता। ठीक है, सब क्या होता है, परमानेंट नहीं होता है, ये इन्होंने बताया। यह आधुनिक बहुकेंद्रिक जो पॉलीसेंट्रिक और अस्थिर वैश्विक व्यवस्था में रणनीतिक युक्ति की बात की है। ठीक है, इन्होंने जोर दिया कि भारत को पश्चिमी मॉडल की नकल से ऊपर उठकर काम करना चाहिए, भारतीय रणनीतिक संस्कृति पर आधारित नवाचार चाहिए।
तो ये कहीं ना कहीं सुभाष चंद्र बोस के को जोड़ के इन्होंने बताया। ठीक है, तो आगे हमारे लिए क्या पढ़ने योग्य बातें हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। देखिए, इनका जन्म 23 जनवरी 1897 में कटक के उड़ीसा, मतलब उड़ीसा के कटक जिला में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 23 जनवरी 1897 में। इनकी मृत्यु जो हुआ था आज़ादी से पहले ही 18 अगस्त 1945 में, अधिकारियों के अनुसार जो बोला गया है कि विमान दुर्घटना में हुआ है। आज तक ये मतलब एक रहस्यमय ही बना हुआ है। ठीक है, उपनाम इनको नेताजी बोला गया है, तो ये भी याद रखिएगा। मुख्य पहचान क्या था कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के वीर सेनानी, भारतीय राष्ट्रीय सेना जो INA के संस्थापक हैं, और भारत सरकार ने युवाओं में करेज डिसिप्लिन पैट्रियोटिज्म, आपका नेशनल प्राइड को बढ़ावा देने के उद्देश्य से क्या किया है, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस घोषित किया। और यह दिवस नेशनल बिल्डिंग, आपका ड्यूटी एंड सेल्फलेस सर्विस के महत्व को समझाता है, और एक स्ट्रॉन्ग सेल्फ रिलायंट इंडिया के निर्माण का संकल्प भी दिलाता है। कौन? पराक्रम दिवस, जो सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन 23 जनवरी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, घोषित किया गया। ठीक है, इनका शिक्षा और प्रारंभिक जीवन क्या है? प्रारंभिक शिक्षा जो है ना, कटक में हुआ, कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता विश्वविद्यालय से स्नातक हुए, ग्रेजुएट हुए। इंग्लैंड में सिविल सेवा परीक्षा में उत्तीर्ण, इंग्लैंड में सिविल परीक्षा में, सोचिए, लेकिन भारतीय स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश सेवा ये त्याग दिए थे। और राजनीतिक जीवन इनका क्या रहा? युवा कांग्रेस में शामिल हुए। ठीक है, लेकिन महात्मा गांधी से असहमति के कारण ये अलग हो गए थे। अच्छा, ये बताइएगा कौन सा ये आपका सेशन में ये कांग्रेस से के अध्यक्ष चुने गए थे और फिर ये हट गए थे। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन सा अधिवेशन में, कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष ये चुने गए थे, ये आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, और क्या हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन जो एसोसिएशन है ना, HSRA के साथ इनका जुड़ाव था, और 1938 में कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए, लेकिन ब्रिटिश सरकार से टकराव के कारण पद नहीं संभाल पाए। देखिए, मैं आपको डेट बता दिया, लेकिन कैवा संविधान आपका कौन सा अधिवेशन था, वो नाम क्या था, कहाँ हुआ था, ये बताइएगा। ठीक है, आपका क्या बता रहा है यहाँ पे कि भारतीय राष्ट्रीय सेना जो है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। देखिए, 1942 में जापान की सहायता से INA का पुनर्गठन हुआ था। उद्देश्य क्या था कि भारतीय स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश विरोध लड़ाई करना। INA की प्रमुख विशेषताएं क्या था? पहला क्या था कि बहुजातीय और बहुधार्मिक एकता था। दूसरा क्या था कि महिला सैनिकों का समावेशन था, जैसे रानी झांसी रेजिमेंट बनाया गया था। स्वदेशी हथियार उत्पादन की दिशा में इनका प्रयास था। और INA ने अंडमान निकोबार द्वीप को भारत का पहला स्वायत्त क्षेत्र बनाने की योजना बनाई थी। तो ये भी आप याद रखिएगा, जो आज क्या है, शहीद और स्वराज के रूप में, शहीद आपका और स्वराज द्वीप के नाम से जाना जाता है। स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान था इनका? देखिए, INA ने ब्रिटिश सेना के खिलाफ कई अभियानों की योजना बनाई। सबसे अधिक सैन्य हताहत दर्ज झेली, लेकिन भारत में एकता और साहस का प्रतीक ये बना रहा। INA का योगदान अभी तक पूरी तरह औपनिवेशिक दृष्टिकोण से मुक्त इतिहास में नहीं दिखाया गया है। तो ये कहीं ना कहीं हमारा इतिहास को और भी जानने की ये कहीं जरिया है। ठीक है, INA का प्रमुख रेजिमेंट कौन था? रानी झांसी रेजिमेंट, जो महिला का रेजिमेंट था। अंडमान निकोबार यानी शहीद आपका शहीद द्वीप, और निकोबार आपका स्वराज द्वीप आपका वहाँ है। ठीक है, अंडमान में शहीद द्वीप है और निकोबार में स्वराज द्वीप है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा क्वेश्चंस लगाया गया, देखिए आपका UPSC के 2018 का प्रीलिम्स में कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की रचना द इंडियन स्ट्रगल किस प्रकार का साहित्य है, तो ये क्या है आपका, ये भी बताइएगा। राजनीतिक स्वतंत्रता संग्राम आपका क्या है, इनका क्या है, ये है ऑप्शन नंबर C है। तो ये आप याद रखिएगा, राजनीतिक स्वतंत्रता संग्राम का दस्तावेज माना जाता है। और आपका ये देखिए अगला क्वेश्चन है, 2017 में है, भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? सॉरी, तो ये ब्रिटिश भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सशस्त्र संघर्ष के लिए किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका B हो जाएगा यहाँ पे आंसर। और 2016 का भी प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय सेना की महिला रेजिमेंट का नाम क्या था? तो ये झांसी की रानी रेजिमेंट था, यानी ऑप्शन नंबर हमारा A हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आपको कैसा लगा? आप देख चुके होंगे कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो कहीं इधर उधर से नहीं पढ़ा रहा हूँ, कुछ भी लाके आपको नहीं बता रहा हूँ। आपको कैसा लगा
आज का सेशन आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप जाके कमेंट कीजिएगा और फीडबैक आपको देना ज़रूरी है, ठीक है? आप लाइक कीजिएगा इस सेशन को और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल वेब्स अकेडमी को और शेयर कीजिएगा हमारे आपका वीडियो को और आप टेलीग्राम पे जुड़िए 1000 का मुहिम है आपका सब्सक्राइबर का जो भी हमारा जो 1000 तक जो सब्सक्राइबर बनेंगे और हाँ, उनको हमारे तरफ से हमारे वेब्स फैमिली की तरफ से आपको गिफ्ट दिया जाएगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।